नमस्कार दोस्तों, सार्थक भाषा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर पूजा लेकर आई हूँ आपके लिए एक नया विषय। तो चलते हैं आज के विषय की ओर। आज का विषय है कारक की परिभाषा, उसके चिन्ह और उसके प्रकार। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग कारक सीखेंगे और कारक की परिभाषा, चिन्ह तथा उसके प्रकार भी सीखेंगे। देखेंगे किस प्रकार से कारक चिन्हों का इस्तेमाल किया जाता है। तो चलते हैं। सबसे पहले हम कुछ वाक्यों को देखेंगे। पहला वाक्य है, मैं तो आपको तभी बताया था। छात्र कक्षा चर्चा कर रहे थे। पिताजी बच्चों मिठाई लाए। कवि कहा था। साहूकार पत्र भिजवाया है। बच्चों, इन वाक्यों को पढ़कर कुछ अटपटा सा नहीं लग रहा है आपको? जी हाँ, इनमें कुछ ना कुछ अधूरापन है। यहाँ हमें कुछ ना कुछ कमी नज़र आ रही है। जैसे पहले वाक्य में मैं तो आपको तभी बताया था, तो यहाँ पर भी अधूरापन है। जैसे वाक्य क्या होना चाहिए था? मैंने तो आपको तभी बताया था। मैं के स्थान पे क्या आना चाहिए था? मैंने। छात्र कक्षा चर्चा कर रहे थे, तो यहाँ आना चाहिए था छात्र कक्षा में चर्चा कर रहे थे। तीसरा वाक्य, पिताजी बच्चों मिठाई लाए, इसकी जगह आना चाहिए पिताजी बच्चों के लिए मिठाई लाए। कवि कहा था, कवि ने कहा था। साहूकार पत्र भिजवाया है, तो यहाँ पर भी साहूकार ने पत्र भिजवाया है या साहूकार को पत्र भिजवाया है। इस तरह से इन वाक्यों में छोटी छोटी कमियां हैं, अधूरापन है। इन अधूरेपन को यानी वाक्य को सार्थक बनाने में हमें कारक की आवश्यकता होती है। तो चलते हैं आगे, देखते हैं। कारक किसे कहते हैं? अर्थात कारक की परिभाषा, जो क्रिया की उत्पत्ति में सहायक हो अथवा किसी शब्द का क्रिया से संबंध बताए, उसे कारक कहते हैं। जैसे चौकीदार ने सलाम किया और चला गया, तो यहाँ पर चौकीदार और किया, तो चौकीदार संज्ञा है और किया क्रिया है। तो चौकीदार के काम में हमें जो संबंध दिख रहा है वही हमारा कारक है। जैसे चौकीदार ने सलाम किया, तो यहाँ पे क्रिया जो है वो किया है और चौकीदार हमारा संज्ञा। तो चौकीदार ने क्या काम किया? सलाम करने का। लेकिन सलाम करने के काम को जो जोड़ने का काम कर रहा है वो कर रहा है ने, तो इसके लिए कारक हमारा यहाँ पर ने कारक है, ने विभक्ति है। अब देखेंगे कारक और उसकी विभक्तियाँ। बच्चों, विभक्तियों को हम परसर्ग भी कहते हैं। अब सबसे पहले देखेंगे कारक 8 प्रकार के होते हैं और उनकी अपनी अपनी विभक्तियाँ भी होती हैं। जैसे कर्ता ने, यानी यहाँ पर जो कर्ता है यानी काम करने वाला व्यक्ति है, उसके लिए जो विभक्तियाँ इस्तेमाल होंगी या विभक्तियों का प्रयोग किया जाएगा वो है 0 या शून्य बोलेंगे जिसे, ने। उसके अतिरिक्त से और के द्वारा भी इसमें प्रयोग किया जाता है। लेकिन अक्सर जो विद्यालयों में पढ़ाया जाता है वहाँ पर शून्य और ने को ही लिया जाता है। दूसरा है कर्म कारक, जिसको शून्य और को विभक्ति के द्वारा पहचाना या प्रयोग किया जाता है। तीसरा कर्ण कारक, जिसमें हम लोग से यानी माध्यम या साधन या सहित, यानी जब काम किया जाता है तो उसके साथ किया जाता है, तो यहाँ पे जो कर्ण कारक है वो माध्यम बनकर होता है। संप्रदान कारक की जो विभक्ति है वो है के लिए। अपादान कारक के लिए से विभक्ति है, जहाँ पर हमें अलगाव पता लगता है यानी दूरी पता लगती है। संबंध कारक, यहाँ पर इनकी विभक्तियाँ हैं का, के, की। इसके अतिरिक्त है रा, रे, री या फिर ना, ने, नी। अब बात करते हैं 7वें कारक की, अधिकरण कारक। इसकी विभक्तियाँ हैं में और पर। संबोधन कारक अरे, अजी, हे, ओ। यहाँ पर हम लोगों ने कारक के भेद देखे और उनकी विभक्तियाँ देखी। अब इनको हम लोग विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे और समझेंगे कि आखिर किस प्रकार से इन विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है। बच्चों, इस वीडियो में मैंने आपके लिए एक ऐसा सेंटेंस बनाया है
कि जिसमें आप सारी विभक्तियों का इस्तेमाल कर सकते हो या उसके आधार पर आप कारक और उसके भेदों को याद कर सकते हो। वो एक आसान सा तरीका है, लेकिन इस वीडियो में अंत तक बने रहिए ताकि आप उस वाक्य को देख सकें, समझ सकें और सीख सकें कि आखिर उस एक वाक्य के द्वारा आप किस प्रकार से कारक और उसकी विभक्तियों को याद कर सकते हो। तो चलते हैं आगे। आइए जानते हैं कारक के भेदों का अर्थ। जो कारक है यानी कर्ता कारक है, उसका कार्य क्या है? कार्य या क्रिया को करने वाला, यानी कर्ता कारक हमारा क्या होता है? कार्य करने वाला यानी क्रिया करने वाला। कर्म कारक, जिस संज्ञा पर क्रिया का प्रभाव पड़े वही हमारा कर्म कारक होता है। कर्म कारक, वह संज्ञा जो क्रिया को करने में साधन बने। संप्रदान कारक, जिस संज्ञा के लिए क्रिया होती है यानी जिसके लिए काम किया जाता है। अपादान कारक, जो संज्ञा से अलगाव होने का भाव दे यानी दूरी होने का भाव प्रकट करे, उस वहाँ पर हम लोग अपादान कारक कहते हैं। संबंध कारक, जो संज्ञाओं के बीच संबंध बताने वाला हो यानी जहाँ पर संज्ञाओं के बीच में संबंध बताया जा रहा है वहाँ पर हम संबंध कारक का प्रयोग करते हैं। अधिकरण कारक, जो संज्ञा क्रिया के घटित होने का आधार हो। जो संज्ञा क्रिया के घटित होने का, कि कहाँ पर है, में है या पर है, यानी उनके होने का आभास दे, उसे हम लोग अधिकरण कारक कहते हैं। संबोधन कारक, वक्ता द्वारा संज्ञा को संबोधित करना। जब हम लोग किसी को बुलाते हैं, पुकारते हैं, अरे इधर आना, ओह ओ सुनो इधर, तो इस तरह के जो शब्द हैं, अरे ओ अजी, तो वहाँ पर हम संबोधन कारक कहते हैं। यानी वक्ता को बुलाने के लिए या वक्ता द्वारा जब किसी को संबोधित करके पुकारा जाता है तो संबोधन कारक होता है। सबसे पहले देखेंगे कर्ता कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया यानी कार्य करने का या कार्य करने वाले का बोध होता है कि आखिर कार्य कौन कर रहा है, उसे कर्ता कारक कहते हैं। जैसे अब इसके पहले परसर्ग देखेंगे। परसर्ग मतलब विभक्तियाँ। विभक्ति है शून्य और ने। जैसे लड़कियां हंस रही है, यहाँ कार्य हो रहा है हंसने का, और कौन कर रहा है? लड़कियां कर रही हैं। लेकिन यहाँ पर कर्ता कारक के साथ उसकी विभक्ति नहीं आई है, यानी शून्य वाली विभक्ति आई है, ने का प्रयोग नहीं किया है, तो यहाँ पर शून्य परसर्ग है। छात्र पढ़ रहे हैं, यहाँ पर छात्रों द्वारा पढ़ने का कार्य किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर भी कौन सा विभक्ति प्रयोग की गई है? शून्य वाली। अब अगला देखते हैं। सृजन ने मुस्कुराकर जवाब दिया था, तो यहाँ पर ने विभक्ति का प्रयोग किया गया है, ने परसर्ग का प्रयोग किया गया है। करामत मियाँ ने उसे कोरा जवाब दे दिया या जवाब दिया, तो करामत मियाँ ने, तो यहाँ करामत मियाँ कौन है? कर्ता कारक है, यानी काम करने वाले व्यक्ति कौन है? करामत मियाँ, और उन्होंने कोरा जवाब दे दिया। तो जो ने है वो वाक्य में संबंध बता रहा है, यानी जोड़ रहा है, जोड़ने का कार्य कर रहा है। तो कर्ता कारक जो है क्या काम कर रहा है ये हमें पता लग रहा है। तो यहाँ जवाब देने का कार्य हो रहा है, और कौन जवाब दे रहा है? करामत मियाँ। तो जो ने है वो हमारा कर्ता कारक है। आवाज़ ने मेरा ध्यान बटाया, तो आवाज़ ने यहाँ पर हमारा कर्ता कारक। अगला देखेंगे कर्म कारक। जिस व्यक्ति या वस्तु पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं, यानी काम जो कर रहा है उसका प्रभाव खुद पर ना पड़कर जब दूसरे पे पड़ता है तो उसे हम कर्म कारक कहते हैं। जैसे यहाँ पर इसके जो परसर्ग हैं या विभक्तियाँ हैं वो है शून्य या को। तो देखते हैं पहला वाक्य। उमा सितार बजा रही है, तो उमा काम तो कर रही है, लेकिन यहाँ पे विभक्ति कौन सी है? शून्य, क्योंकि काम का प्रभाव सितार पर आ रहा है। मालिक अखबार पढ़ रहे हैं, मालिक अखबार पढ़ने का कार्य कर रहे हैं, लेकिन काम का प्रभाव अखबार, तो इसके लिए यहाँ पर भी शून्य परसर्ग है या विभक्ति है। सृजन को लोग यह भी समझते हैं, तो सृजन को, अभी लोगों द्वारा सृजन को यह भी समझते हैं कहा गया है, तो यहाँ पर सृजन के ऊपर प्रभाव आ रहा है, इसके लिए को विभक्ति का प्रयोग किया गया है। मैं बंडल को
खोलकर देखने लगा। तो काम का प्रभाव बंडल पर आ रहा है और को विभक्ति का प्रयोग किया गया है। पिताजी भैया को बुला रहे हैं, तो यहाँ पर भी को परसर का प्रयोग किया गया है। तो इस आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि ये सारे वाक्य कर्म कारक के ही हैं। राम ने रावण को मारा। राम काम कर रहे हैं लेकिन प्रभाव रावण पर आ रहा है, तो यहाँ पर भी को विभक्ति का प्रयोग किया गया है। इस आधार पर ये भी कर्म कारक है। तीसरा देखेंगे, करण कारक संज्ञा का जो रूप क्रिया यानी कार्य का साधन हो उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे हमने बस से गोवा घूमने की योजना बनाई। बस से यानी बस में बैठकर जाने की योजना बनाई। मानू रेल से अपनी ससुराल चली गई। मानू ससुराल गई है लेकिन किससे? रेल से। यहाँ पे बच्चों आपको ध्यान देना है कि जो काम किया जा रहा है उस समय जो आपका साधन है वो आपके पास होता है, आपसे दूर नहीं होता। इसके लिए रेल से, बस से, यहाँ पर हम लोग इन साधनों के साथ हैं यानी इन संज्ञा शब्दों के साथ हैं। तो इस आधार पर हम लोग ये कह सकते हैं कि करण कारक के ही उदाहरण हैं। बाबूजी ने मुझे फ़ोन से सूचित किया। तो फ़ोन से। कम्बक ने कितनी बेरहमी से पीटा है। तो यहाँ पे बेरहमी से पीटा है, तो ये भी हमारा कर्म कारक का ही उदाहरण है। क्या ईश्वर मुझसे कोई सेवा लेगा। तो यहाँ पर भी कर्म कारक का ही उदाहरण है। अगला देखते हैं, संप्रदान कारक। वाक्य की क्रिया जिसके लिए की जा रही है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। संप्रदान का अर्थ होता है देना। इसके जो परसर्ग हैं वो है के लिए। पहला वाक्य देखेंगे, शरीर को कुछ समय के लिए आराम मिल जाता है। तो के लिए जो शब्द है वो हमारा संप्रदान कारक का उदाहरण है। दूसरे दिन मैं स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहा था। तो यहाँ पे भी के लिए का प्रयोग किया गया है। लक्ष्मी के लिए चारा नहीं बचा। तो इस वाक्य में भी आप देख रहे हैं कि के लिए का प्रयोग किया गया है कि लक्ष्मी के लिए। तो यहाँ जैसा कि आपको परिभाषा में बताया कि वाक्य की क्रिया जिसके लिए की जा रही है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। तो यहाँ पर क्रिया किसके लिए की जा रही है? लक्ष्मी के लिए। तो बोला जा रहा है लक्ष्मी के लिए चारा नहीं बचा। आश्रम के लिए पैसे मांगने नहीं जाना है। बहन महिलाओं के लिए शिक्षा व्यवस्था की जाएगी। तो बच्चों इन वाक्यों में हम लोगों ने देखा के लिए का प्रयोग किया जा रहा है और जिस प्रकार से संप्रदान का अर्थ होता है देना, तो उस आधार पर सारे वाक्य संप्रदान कारक के ही हैं। अगला देखते हैं, अपादान कारक। संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु के दूर हटने या अलग होने का बोध हो उसे अपादान कारक कहते हैं। तो बच्चों आपको याद रखना, करण कारक में हमारे पास चीज़ साथ में होती है लेकिन अपादान में अलगाव होता है, दूरी होती है, क्योंकि दोनों की विभक्तियाँ एक जैसी हैं। एक में के साथ है और एक से अलगाव के लिए प्रयोग किया जा रहा है। तो यहाँ पर देखते हैं, रिश्तेदार दूसरे गांव से मिलने आते हैं। गांव से मिलने आते हैं यानी एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जा रहे हैं। तो यहाँ पे एक गांव से अलगाव हो रहा है। पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं यानी पत्तों की दूरियां हो रही हैं यानी अलग हो रहे हैं पेड़ से पत्ते। भोलू साइकिल से गिर गया। तो भोलू जो साइकिल से गिरा है वो अलगाव है। आंखों से आंसू निकले, ये भी अलगाव है। सिरजन रेल के डिब्बे से नीचे उतरा। यहाँ पे भी हम सभी वाक्यों में देख रहे हैं से का प्रयोग किया गया है और सारे से हमें एक अलगाव की सिचुएशन को बता रहे हैं, दूरी को बता रहे हैं कि किस तरह से वहाँ हटने या अलग होने का बोध हो रहा है। अगला उदाहरण देखते हैं, संबंध कारक। जहाँ संज्ञा या सर्वनाम का संबंध किसी दूसरे संज्ञा या सर्वनाम के साथ बताया जाता है उसे संबंध कारक कहते हैं और इनकी विभक्तियाँ हैं काके की, रारेरी, नानेनी। तो यहाँ उदाहरण देखते हैं, हेतु की पीठ मजबूत थी। तो हेतु की पीठ
जो है यहाँ पे संबंध बताया जा रहा है हेतु की, तो यहाँ की हमारा जो परसर्ग यूज़ किया गया है या प्रयोग किया गया है वो संबंध कारक का ही है। कितने दिनों की छुट्टियाँ हैं, कितने दिनों की। बुद्धिराम स्वभाव के सज्जन थे, तो यहाँ के का प्रयोग किया गया है। बड़े लोगों की बात भी बड़ी होती है, की का प्रयोग किया गया है। मेरी कहानियाँ पत्रिका में छपी हैं, मेरी री का प्रयोग किया गया है, जैसा कि हम लोग परसर की उदाहरण में देख सकते हैं। रा रे री यहाँ पर मे के साथ प्रयोग किया गया है। मेरी कहानियाँ पत्रिका में छपी हैं। तुम्हारी पुस्तक फट गई है, मेरा बड़ा भाई फौजी है। तो इस प्रकार से यहाँ पे हमने काके की और रारेरी का प्रयोग किया है कि किस प्रकार से हम लोग यहाँ संबंध कारक को बता रहे हैं, ये आपने देखा। चलते हैं आगे। अधिकरण कारक। वाक्य में क्रिया जिस स्थान अथवा समय पर घटित होती है उस स्थान अथवा समय का आधार बनाने वाली संज्ञा को अधिकरण कारक कहते हैं और इसकी विभक्तियां हैं में या पर। जैसे मेज पर पानी का गिलास और पुस्तक रखी है, तो जैसा आप चित्र में देख सकते हैं कि मेज पर पुस्तक और गिलास दोनों भी हैं, तो यहाँ पर शब्द का प्रयोग किया गया है, परसर का प्रयोग किया गया है, जो कि हमारा अधिकरण कारक का उदाहरण है। टोकरी में फल रखे हैं, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं कि टोकरी में फल है, टोकरी पर फल नहीं है, तो यहाँ पर में के द्वारा बताया जा रहा है कि यह अधिकरण कारक है। हमारे शहर में एक कवि हैं, अब यहाँ पर एक कवि की बात की जा रही है और कवि कहाँ पर है, शहर में, तो इसलिए ये भी अधिकरण कारक का उदाहरण है। कुछ योजनाओं पर अमल भी हो रहा है, घर में उनकी हुकूमत थी, तो इन सभी वाक्यों में या पर का प्रयोग किया गया है, जो कि अधिकरण कारक की विभक्तियां हैं। अंतिम है आपका संबोधन कारक। जब वाक्य में संज्ञा को पुकारा या उसका ध्यान आकर्षित किया जाता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। जब हम लोग अचानक किसी को पुकारते हैं या आवाज़ लगाते हैं, संबोधित करते हैं, तब हमारा संबोधन कारक आता है और इसकी विभक्तियां हैं अरे, रे, ओ, हे, अजी। इस तरह के जो शब्द हैं वो हमारे संबोधन कारक के अंतर्गत आते हैं। तो उदाहरण देखते हैं इसके। अरे प्रेमा, जरा पान भिजवाना, तो यहाँ अरे करके जो प्रयोग किया जा रहा है, प्रेमा को जो पुकारा जा रहा है, तो ये हमारा संबोधन कारक ही है। हे लड़के, इधर आओ। अरे भाई, झूठ मत बोलो। ओ मुझ पर मंडराने वालों, तो यहाँ पर इन वाक्यों में अरे, हे, अरे, ओ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया है जो हमारे संबोधन कारक के ही उदाहरण हैं। अब देखते हैं कारक और विभक्तियाँ याद करने का जो तरीका है उसे किस प्रकार से हम लोग याद करते हैं। जैसे कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से अधिकरण में संबंध काके की रारेरी, संबोधन हे, अरे, इस तरह से हम लोग इनको याद कर सकते हैं। फिर से एक बार दोहराते हैं हम सब एक साथ। कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से अधिकरण में पर संबंध काके की रारेरी, संबोधन हे, अरे। बच्चों, मैंने आपको बोला था कि एक युक्ति सुझाऊंगी, एक वाक्य बताऊंगी जिसके द्वारा आप समझ जाएंगे कि किस प्रकार से आप कारक की सभी विभक्तियों को याद कर सकते हैं। एक सिंपल से वाक्य के द्वारा हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। वाक्य बड़ा ज़रूर है, लेकिन इस एक वाक्य में सारी विभक्तियों का प्रयोग किया गया है। जैसे राम ने रावण को धनुष बाण से मारा। फिर अब पहले हम लोग यहाँ देखते हैं एक ही जो ये वाक्य भी जो कंप्लीट नहीं हुआ, इस वाक्य में 3 विभक्तियों का प्रयोग कर लिया गया है। राम ने रावण को, राम कर्ता हो गया, रावण कर्म हो गया यानी को आ गया, बाण से करण कारक। राम अयोध्या के लिए लंका से सीता के साथ पुष्पक विमान में बैठ
कर रवाना हुए तभी एक व्यक्ति बोला, अरे सुनो, मर्यादा पुरुषोत्तम राम आ गए। तो बच्चों ये एक वाक्य है। इस वाक्य के द्वारा आप सारी विभक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। इस एक वाक्य में 8 विभक्तियों का प्रयोग किया गया है। जैसे राम ने रावण को धनुष बाण से मारा, फिर राम अयोध्या के लिए लंका से सीता के साथ पुष्पक विमान में बैठकर रवाना हुए तभी एक व्यक्ति बोला, अरे सुनो, मर्यादा पुरुषोत्तम राम आ गए। तो अगर इस प्रकार से आप पौराणिक वाक्य को पढ़कर या इस पौराणिक वाक्य के द्वारा के आधार पर इन सारी विभक्तियों का इस्तेमाल कर सकते हो, याद कर सकते हो। मैंने एक छोटा सा प्रयास किया है, अब आपकी बारी है। अगर आप इसे लर्न करेंगे तो आपको सारी विभक्तियाँ याद हो जाएंगी। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि मुझे पता लगे कि मेरी वीडियो को सराहा जा रहा है या इसका प्रयोग किया जा रहा है। आपके एक छोटे से प्रयास से, एक छोटी सी आपसे जो एक अपेक्षा की जा रही है, उसके माध्यम से मुझे एक मनोबल मिलेगा, एक प्रोत्साहन मिलेगा, ताकि मैं इस तरह के वीडियो आपको आगे भी प्रोवाइड कराती रहूं। तो इसी के साथ बोलती हूँ धन्यवाद। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में।